नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस क्लास एंड जीके यूट्यूब चैनल पे। आज जो हमारा रीड साइंस का अगला टॉपिक है वो टॉपिक आपके कोशिका विभाजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कोशिका विभाजन, सेल डिवीज़न के बारे में। तो इसके बारे में बात करते हैं कि कोशिका विभाजन होता क्या, मतलब एक कोशिका क्या होती है। इसमें विभाजन होने से आपके दो या अनेक सारी कोशिकाएं बन जाती है, वो आपकी विभाजन क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। इसके साथ साथ इसमें केंद्रक का भी विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है। अब देखते हैं कि जो कोशिका विभाजन है ये आपके तीन प्रकार का होता है। एक तो असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। सबसे पहला विभाजन है आपके अर्धसूत्री विभाजन। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बातें इसमें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे तीव्रतम विभाजन कौन सा हो जाएगा? आपके अर्धसूत्री विभाजन। अगली बात क्या है इसमें कि यह विषाणु, नीलहरित शैवाल जिसे शॉर्ट में बीजीए कहते हैं, अमीबा एवं यीस्ट जीवाणु में पाया जाता है। कौन सा? असूत्री विभाजन किस में पाया जाता है? आपके विषाणु, नीलहरित शैवाल, अमीबा, यीस्ट और जीवाणु में कौन सा विभाजन पाया जाता है? असूत्री विभाजन। अगला विभाजन है आपके समसूत्री विभाजन। कौन सा? समसूत्री विभाजन। देखो इसकी खोज की थी आपके फ्लेमिंग ने की थी। किसकी? समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने। यह कई कोशिकाओं में होता है। एक कोशिका से दो कोशिका बनती है। जैसे कि ये कोशिका है, इस कोशिका में अगर समसूत्री विभाजन होता है तो आपके दो कोशिकाएं बन जाती हैं। बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के समान होती है। अगर इसमें आपके 46 गुणसूत्रों की संख्या है तो इन दोनों में भी कितनी होगी? आपके 46 होगी। तो इस प्रकार का जो विभाजन होता है वो आपके कौन सा होता है? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि सजीवों में जो वृद्धि होती है वो आपके किसका उदाहरण है? समसूत्री विभाजन का। घाव का बढ़ना और पुनरुद्भवन, ये सारा आपके किसका उदाहरण है? आपके समसूत्री विभाजन का। अगली बात करते हैं कि समसूत्री विभाजन की निम्न अवस्थाएं होती है। इसमें ध्यान रखना, जो समसूत्री विभाजन होता है इसकी निम्न अवस्थाएं कौन कौन सी है? अंतरावस्था, केंद्रक विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। अब देखो अंतरावस्था क्या है कि कोशिका विभाजन की तैयारी की अवस्था। तैयारी की अवस्था मतलब इसमें क्या होता है? आपके जो आपके डीएनए और आरएनए होता है उनका संश्लेषण होता है इस अवस्था में। कौन सी अवस्था में? अंतरावस्था, जिसे इंटरफेज कहते हैं। तथा यह दो कोशिका विभाजन के मध्य की अवस्था है। ये आपके अंतरावस्था के तीन भाग होते हैं। पहला हो गया आपके प्रथम वृद्धि काल, सेकेंड नंबर संश्लेषण काल और थर्ड नंबर द्वितीयक वृद्धि काल। प्रथम वृद्धि काल जिसे जीवन कहते हैं, संश्लेषण काल को एस और द्वितीयक वृद्धि काल को G2। कोशिका में वृद्धि भी होती है इसमें और प्रोटीन व आरएनए का संश्लेषण भी होता है। जबकि जो S1 प्रावस्था इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है और द्वितीयक वृद्धि काल में किसका संश्लेषण होता है? आपके प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये आपको ध्यान में रखना है अंतरावस्था के बारे में। आगे बात करते हैं कि केंद्रक विभाजन में क्या होता है कि केंद्रक दो पुत्री केंद्रक में विभाजित हो जाते हैं। जैसे कि ये आपकी एक कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक, अगर इसमें विभाजन होगा तो केंद्रक भी आपके दो भागों में बंट जाएगा। इस प्रकार दो पुत्री केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? दो पुत्री केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। अगली बात करते हैं कि इस केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया को चार अवस्थाओं में बांटा जाता है। कौन कौन सी? एक तो हो जाएगी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। मतलब क्या? पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, पश्च अवस्था और अंत अवस्था। पूर्व अवस्था में क्या होता है कि यह समसूत्र विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है। कौन सी? पूर्व अवस्था। अगला क्या है कि इसमें गुणसूत्र पतले, महीन, स्पष्ट धागे में रूपांतरित हो जाते हैं। अब ध्यान देना, जैसे कि आपकी कोशिका है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक है। मैंने जब केंद्रक की संरचना पढ़ाई थी तो इस केंद्रक के अंदर आपको जालनुमा संरचना दिखाई देती है इस प्रकार की। वो संरचना आपकी क्या कहलाती है? गुणसूत्र, या जिसे क्रोमोसोम कह सकते हैं इंग्लिश में। अब क्या होते हैं इस अवस्था में, पूर्व अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वो पतले महीन धागे के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं तथा यह गुणसूत्र धागे की लंबाई में छोटे तथा अधिक मोटे दिखाई देते हैं। अर्ध गुणसूत्र अधिक स्पष्ट व गुणसूत्र बिंदु परस्पर क्या होता है? आपके जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आपको ये संरचना में दिखाई दे रहा है, ये एक बिंदु है बीच में, इसके द्वारा ये गुणसूत्र आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस संरचना को आप ध्यान में रखना। तारक का विभाजित होकर दो पुत्री केंद्रक बनाती है तथा प्रत्येक पुत्री केंद्रक तारक केंद्र होता है वो विपरीत ध्रुव पर चला जाता है। तारक केंद्र होते हैं वो आपके विपरीत ध्रुव पर चले जाते हैं, जिससे आपके गुणसूत्र अलग अलग बिंदु पर आ सकते हैं, इस ध्रुव पर और इस ध्रुव पर। अगली आपकी अवस्था है पश्च अवस्था। यह समसूत्र विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है, केवल 2 या 3 मिनट में समाप्त हो जाती है। कौन सी अवस्था? आपकी पश्च अवस्था। इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु विभाजित हो जाता है तथा अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुव पर चले जाते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखना।
पुत्री गुणसूत्रों का ध्रुव की ओर गमन तर्कोतंतुओं के संकुचन से नियंत्रित होता है। ये आपके कोशिका, कोशिका में केंद्रक, केंद्रक में जैसे गुणसूत्र होते हैं उनमें विभाजन होता है तो ये आपके ध्रुवों पर चले जाते हैं। कौन से गुणसूत्र? किसके द्वारा? तारक काय के द्वारा, जो तारक केंद्र होता है उनके द्वारा। अगला है आपके मध्य अवस्था। तो इस अवस्था में गुणसूत्र मध्य पट्टी पर पंक्तिबद्ध आ जाते हैं और गुणसूत्र की भुजाएं ध्रुवों की ओर अभिविन्यासित हो जाती है। जैसे कि आपकी पूर्व अवस्था इसमें, और इसमें कौन सी अवस्था? मध्य अवस्था। पहले तो क्या होता है कि जो गुणसूत्र बिंदु होते हैं वो आपके बीच में होते हैं, धीरे धीरे आपके इन परिधि की ओर चले जाते हैं और परिधि की ओर अभिविन्यासित एक पंक्ति के रूप में अभिविन्यासित हो जाते हैं। फिर अगली बात करते हैं अंत्य अवस्था के बारे में। यह अवस्था पूर्व अवस्था की उल्टी अवस्था है। पहली जो अवस्था थी पूर्व अवस्था, उसकी सबसे उल्टी अवस्था। इस अवस्था में अर्ध गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंचकर लंबे होने प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे ही आपके ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं तो ये लंबे हो जाते हैं। फिर इसमें क्या होता है, बीच में कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है। केंद्रक व केंद्र का आवरण पुनः स्पष्ट दिखने लगता है। जैसे कि आपके दो पुत्री केंद्रक, यहाँ पे कोशिका बन गई और बीच में कोशिका द्रव्य का विभाजन हो रहा है। पुत्री तारक केंद्र से तारकाय का निर्माण हो जाता है। अगला आपके कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका के केंद्र के विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, ये बात ध्यान में रखना। अब विदलन जो आपके मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो आपके छोटी छोटी परिभाषा, इनको ध्यान रखना कि विदलन क्या होता है कि कोशिका के मध्य खांच बन जाती है। यह खांच केंद्रीय भाग की ओर बढ़ती है। ये देखो यहाँ पे ये खांच बनी हुई है, ये केंद्रीय भाग, मतलब ये बीच में मिल जाएगी एक टाइम, ऐसा आएगा। कोशिका पट्टी विधि मतलब क्या होता है कि पादप कोशिका में विभिन्न पदार्थ कोशिका के मध्य जमा हो जाते हैं तथा पट्टी का बना लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? कोशिका पट्टी का विधि। समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है आपके कि शरीर के अंगों की वृद्धि व अंगों की मरम्मत करने में सहायक कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आपके समान बनी रहती है, क्योंकि विभाजन होता है। जैसे कि यहाँ पे आपके 46 गुणसूत्र हैं तो यहाँ पर भी 46 और यहाँ पर भी आपके 46 गुणसूत्र होंगे। तो ये आपका समसूत्री विभाजन यहाँ पे आपके कंप्लीट होता है। अगला विभाजन जो आपके अर्धसूत्री विभाजन, वो हम पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।